Hello friends, today I will explain the chapter 14, The Man Who Gave India Wings. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 जिसमें जे.आर.डी. टाटा, जो कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा कंपनी के मालिक हैं, उनके बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में, उन्होंने कैसे इंडिया को उड़ने के लिए पंख दिए, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, उस आदमी के बारे में जिसने भारत को उड़ने के लिए पंख दिए. अब किस तरीके से भारत को उड़ने के लिए पंख दिए, ये हम आगे पढ़ेंगे. डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आप उस आदमी के बारे में जानते हैं जिसने भारत को उड़ने के लिए पंख दिए? इट वॉज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा. उनका नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा. इनका फुल नेम आपने याद करना है. He was popularly मतलब जाने जाते हैं, मतलब अधिकतर लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं. Known as जे.आर.डी. नाम से इन्हें जाना जाता है, मतलब वो जे.आर.डी. के नाम से पॉपुलर है और उनका पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा. He was born in Paris on July 29, 1904. इनका जन्म 29 जुलाई पेरिस में 1904 में हुआ था. His father रतनजी दादाभाई टाटा, इनके पिता का नाम रतनजी दादाभाई टाटा था. was पारसी, वो भारतीय थे और एक पारसी थे. एंड मदर सुजेन ब्रेरेर, और उनकी माँ का नाम सुजेन था, जो कि एक फ्रेंच थी, मतलब फ्रांस की रहने वाली थी. टाटा's चाइल्डहुड होता है बचपन. was spent traveling between France and India. टाटा जो थे, इनका पूरा बचपन भारत और फ्रांस के बीच में ट्रेवल मतलब यात्रा करते करते बीत गया. क्यों? क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो इंडियन थे और माँ जो थी वो फ्रांस की रहने वाली थी, इसलिए इनका पूरा बचपन भारत और फ्रांस के बीच में यात्रा करते करते बीत गया. Some people said, कुछ लोग कहते हैं, it just that he got his surname. उनके सरनेम के बारे में मजाक में लोग कहते हैं. सरनेम क्या होता है? जैसे हम अपना उपनाम, जैसे मेरा नाम है शैलजा सूद, तो सूद जो है वो उपनाम हो गया, यानी कि सरनेम. ऐसे ही जे.आर.डी. टाटा, यहाँ पे टाटा जो है इनका सरनेम है, तो उनके जो सरनेम है टाटा, उसके बारे में लोग मजाक में कहते हैं he got his surname from an ancestor. ancestor होता है पूर्वज, कि इनको ये नाम इनके पूर्वजों द्वारा दिया गया. Who stood on the shores of Bombay. shores होता है समुद्र का किनारा, जो बॉम्बे के समुद्र के किनारे खड़े हो जाते थे. And waved Tata to the departing ship. डिपार्चिंग होता है जाने वाली और शिप होता है जहाज, जो बॉम्बे के समुद्र के किनारे खड़े होकर वहां से जाने वाले जितने भी समुद्री जहाज होते थे उनको टाटा करते थे, बाय बाय करते थे, इसलिए उनका नाम रतनजी टाटा. In 1924, at the age of 20 साल की उम्र के थे जब वो 1924 में एज अ फ्रेंच सिटीजन होता है नागरिक, फ्रांस के नागरिक होने के नाते ही वॉज रिक्रूटेड मतलब चुन लिया जाना, इनटू द फ्रेंच आर्मी. उन्हें फ्रांस की आर्मी में चुन लिया गया. अ ईयर लेटर, एक साल बाद, he was sent to England to prepare for admission. और एक साल बाद उन्हें कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड. किस लिए? प्रिपेयर मतलब प्रिपेयर होता है तैयारी करना, तो उन्हें तैयारी करने के लिए, किस चीज की तैयारी करने के लिए? फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ताकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर सके, इसलिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया. बट His father रतनजी asked him to return to Bombay. लेकिन उनके जो पिताजी थे रतनजी, उन्होंने वापस उन्हें बॉम्बे बुला लिया. क्यों बुला लिया? To work in his steel plant called Tata Steel Industry, ताकि वो उनके स्टील के प्लांट में काम कर सके, जिसका नाम था टाटा स्टील इंडस्ट्री. मतलब अपनी टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन्हें वापस बॉम्बे बुला लिया गया. His father did not consider मतलब मानना. His father did not consider a college degree necessary मतलब आवश्यक.
टू सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड मतलब सफल। जो उनके पिताजी थे वो ये मानते थे कि जीवन में सफल होने के लिए किसी कॉलेज डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। वो तो अपनी डिग्री के लिए तैयारी कर रहे थे, बट उनके पिताजी का मानना था कि अगर जीवन में सफल होना है तो कॉलेज की डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करने के लिए वापस बुला लिया। A year later, एक साल बाद रतन जी डाइड, रतन जी जो थे उनकी मृत्यु हो गई। His eldest मतलब सबसे बड़ा, his eldest son and heir, उनके सबसे बड़े उनके सबसे बड़े बेटे और उनके हायर होता है उत्तराधिकारी, और उनके उत्तराधिकारी होने के नाते जहांगीर इनहर्टेड द डायरेक्टरशिप ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड। जो जहांगीर थे यानी कि जेआरडी थे, उनको टाटा सन्स और बोर्ड का मुखिया चुन लिया गया। आगे देखिए, जेआरडी बिकम्स इंडिया फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट। लाइसेंस्ड मतलब जिसके पास लाइसेंस हो। जेआरडी बिकेम इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस पायलट इन 1929। 1929 ईस्वी में जो जेआरडी थे वो पहले पायलट बने जिनके पास लाइसेंस था। पायलट कौन होता है? जो जहाज को उड़ाता है। इट वॉज जेआरडी, वो जेआरडी ही थे हु गेव इंडिया विंग्स टू, जैसा कि मैंने आपको बताया वो जेआरडी थे हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। 1932 ईस्वी में जिसने भारत को उड़ने के लिए पंख दिए, मतलब कि जिसने पहली फ्लाइंग एविएशन सर्विस शुरू की, मतलब पहली उड़ान सेवा जिसने शुरू की वो जेआरडी ही थे। जेआरडी सेट अप टाटा एविएशन सर्विस। अब मैंने जैसे पहले बताया, जेआरडी ने टाटा एविएशन नाम से एक सर्विस शुरू की, मतलब उड़ान सेवा शुरू की, बाय पायलटिंग टू द फर्स्ट फ्लाइट, जिसको उन्होंने पायलटिंग मतलब खुद उड़ाया, उड़ाना, ठीक है, बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने खुद उड़ाया फ्रॉम कराची टू बॉम्बे। और ये उड़ान सेवा कराची से बॉम्बे तक थी, मतलब कराची से बॉम्बे की जो फ्लाइट थी, पहली उड़ान सेवा थी, वो खुद टाटा, जेआरडी टाटा ने खुद उसे उड़ाया था इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, जो कि एक छोटे से एयरक्राफ्ट में थी। बहुत बड़ा हवाई जहाज नहीं उन्होंने उड़ाया था, एक छोटा सा एयरक्राफ्ट था जिन्होंने पहली उड़ान भरी थी। और वो कहां से कहां तक थी, आपको सबको याद रखना है, कराची से बॉम्बे तक, ठीक। जेआरडी एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में जेआरडी वॉज इलेक्टेड, मतलब चुन लिए गए, द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स इन 1938। 1938 ईस्वी में जेआरडी टाटा जो थे वो क्या बन गए? चेयरमैन, यानी कि मुखिया बन गए, किसके? टाटा सन्स के, इन 1938, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ इंडिया। और वो जो थे भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के यंगेस्ट मतलब सबसे नौजवान मुखिया बने। इन 1948, 1948 में एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय जेआरडी एंड द इंडियन गवर्नमेंट। और इस तरह 1948 ईस्वी में एयर इंडिया लॉन्च हुई। एयर इंडिया मतलब एयर इंडिया नाम से फ्लाइट्स चलती हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, वो कंपनी लॉन्च हुई। किसने उसको लॉन्च किया? जेआरडी और भारतीय सरकार ने मिलकर। इन 1953 जेआरडी वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। और 1953 ईस्वी में जेआरडी जो थे वो एयर इंडिया के भी क्या बन गए? मुखिया बन गए। फॉर द नेक्स्ट 25 years ही वर्क टायरलेसली, टायरलेसली मतलब बिना थके, टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 साल तक जेआरडी ने बिना रुके, बिना थके इसको आगे बढ़ाने के लिए, एयर इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल मतलब सफलता, सफल बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत काम किया। जेआरडी एक्सेल्ड, जेआरडी जो थे वो हर क्षेत्र में उनको महारत हासिल थी। एक्सेल्ड मतलब महारत ही थे।
नॉट ओनली एज एन एविएटर, वो केवल एक एविएटर ही नहीं थे, बट ऑल्सो एज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद भी थे। स्पोर्ट्समैन यानी कि एक खिलाड़ी भी थे। पोएट यानी कि कवि भी थे। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार, और एक मूर्तिकार भी थे। मतलब जो जेआरडी केवल एक आम आदमी की तरह एक इंडस्ट्रियल नहीं थे, बल्कि उसके साथ साथ उनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी, जैसे कि वो एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, फिलंथ्रोपिस्ट यानी कि मानवतावादी थे, स्पोर्ट्समैन यानी कि खिलाड़ी थे, पोएट मतलब कि कवि भी थे, स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार भी थे। तो ये सारे गुण उनमें मौजूद थे। एक सिंगल आदमी में ये है जे.आर.डी. टाटा, ये एक ऐसे आदमी थे जिनमें इतने सारे गुण थे। He received the highest civilian award. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा अवार्ड होता है? जो आम जनता को, आम सिविलियंस जो होते हैं उनको मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो उन्हें मिला था। He received the highest civilian award, the भारत रत्न। और वो अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। तो सबको याद रखना है ये भी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न, जो किसको मिला था? जे.आर.डी. टाटा को। कब मिला था? इन 1992, 1992 ईस्वी में, फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। किसके द्वारा? भारतीय सरकार के द्वारा। तो 1992 ईस्वी में भारतीय सरकार द्वारा उन्हें सबसे बड़ा आम जनता को दिया जाने वाला अवार्ड दिया गया, जिसका नाम था भारत रत्न। जे.आर.डी's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वॉज, पब्लिक मतलब आम जनता से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आखिरी शब्द जो आम जनता से कहे थे वो एक अपील थी, मतलब एक विनती थी। अपील मतलब उनसे विनती की उन्होंने सभी भारतीयों से, टू इंडियंस, टू मेंटेन पीस, मतलब मेंटेन मतलब बनाए रखना, पीस मतलब शांति, कि हमेशा शांति बनाए रखना। तो जो जे.आर.डी. टाटा थे उनका जो लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट था वो था टू मेंटेन पीस, हमेशा शांति बनाए रखें, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। ही ब्रीद मतलब आखिरी सांस लेना। ही ब्रीथ हिज लास्ट, उन्होंने अपनी आखिरी सांस कब ली? ऑन नवंबर 29, 1993, 1993 में 29 नवंबर को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। डू यू नो जे.आर.डी. टाटा was not only the director of the Tata Company but also a great human being. क्या तुम जानते हो कि जो जे.आर.डी. टाटा हैं वो केवल टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक महान ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान, महान व्यक्ति, महान इंसान भी थे। He made sure that, वो ये बात मतलब वो ये काम करते थे, मतलब कैसे कह सकते हो आप कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, एक अच्छे इंसान थे? इस बात का पता हमें तब चलता है, he made sure that 75% of the company's profit, उनकी कंपनी में, टाटा कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट मतलब लाभ, जितना भी लाभ होता था उसका 75% was spent on looking after the workers and those in need. वो उस पे खर्च कर देते थे जो वर्कर्स यानी के काम करने वाले, जो उनके कंपनी में जितने भी लोग काम करते थे उन पे, और दोज हू नीड, जिन्हें उनकी आवश्यकता होती थी, मतलब जिसे पैसों की आवश्यकता होती थी उन पे, और अपने वर्कर्स पे वो अपने प्रॉफिट का, अपने लाभ का 75% इन्हीं लोगों पर खर्च कर देते थे। मतलब इतना पैसा वो अपने पास नहीं रखते थे, जितना भी उन्हें लाभ होता था उसका 75% वो अपनी कंपनी के वर्कर्स और उन लोगों को दे देते थे जिन्हें पैसों की अधिक आवश्यकता होती थी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। जे.आर.डी. टाटा के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना। अब उनके हम कुछ शब्द हैं जो बहुत अच्छे शब्द हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। When you work, जब आप काम करते हैं, work as if everything depends on you, ऐसे काम करो कि सारा काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मतलब दिल लगा के काम करो। जब काम करो तो दिल से करो, पूरे मन से करो। When you pray, जब तुम ईश्वर की प्रार्थना करते हो, pray as if everything depends on God,
तब ये सोच लो कि सब कुछ भगवान पे निर्भर है, तुम पे कुछ भी निर्भर नहीं है। मतलब काम करो तो ऐसे करो कि सब कुछ तुम पे डिपेंड है, सब कुछ तुम पे निर्भर करता है। और जब प्रे करो, भगवान की, ईश्वर की उपासना करो, तो ऐसे करो कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपको सब समझ आ गया होगा। मुझे लगता है आप भी ध्यान देंगे इन सब बातों पे। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।